तो 800 रुपये मेरी जेब से निकले, 200 रुपये साथ की जेब से निकले, 1000 रुपये थे हमारे पास। हम गए लाइट हाउस, वहाँ से हमने लुंडा से 10 टी शर्ट्स उठाई 100 रुपये की। मैं, जो लोग मुझे नहीं जानते, वो मेरी जुनैद अकरम के साथ एक पॉडकास्ट है 1.5 घंटे की। जब आपके पास ज़िंदगी में कितना कोई फारिग टाइम आए तो आप वो मेरी पॉडकास्ट देख लीजिएगा। उसमें मैंने पूरी जर्नी बताई है। बेसिकली तो बहुत सारी हैं, लेकिन वो उसमें मैंने अपना पूरा जर्नी बताई है कि कहाँ से शुरू किया। छोटा सा मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि सक्सेस की बात हुई है। मैं 14 साल का था, मैंने अपने फादर के, मेरे फादर हैं वो गोल्ड स्मिथ हैं, तो मैं इंटर में मेरा एडमिशन हुआ तो पापा के हालात बड़े ख़राब हो गए थे। तो मैं उस वक्त इंटर में था और मुझे ये समझ आ गया था कि मेरे फैमिली बैकग्राउंड जो है वो इतना मजबूत नहीं रहा जितना था, और उसी दौरान हमारा घर भी सेल कर दिया हमने, सब कुछ हो गया। तो उस वक्त मुझे पहली दफ़ा रियलाइज़ हुआ कि अब तुम्हें कुछ करना चाहिए। हालांकि मैं बहुत छोटी उम्र थी मेरी उस वक्त, मतलब कभी सोचा ही नहीं था कि अभी कुछ करना है। हम तो क्रिकेट खेल रहे होते थे सिर्फ 8-9 घंटे दिन के। जब प्रोफेशनल में गया, मैं अंदर करियर स्टार्ट किया, तब समझ आया कि ज़िंदगी जो है ना, जब आप प्रोफेशनलिज्म की तरफ आते हैं ना, तो बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। अभी तक हम क्योंकि चिल होते हैं, अम्मा अब्बा पैसे दे रहे होते हैं, घर में पैसे नहीं देने होते, हम बड़े चिल गुजार रहे होते अपनी ज़िंदगी। हम उस तरीके से सीरियस ले ही नहीं रहे होते ज़िंदगी। लेकिन जब आप काम करने निकलते हैं और आपको पता लगता है कि आप मेरे घर के मामला तो उतने सेट नहीं रहे, मेरे अब्बा मेरी यूनिवर्सिटी की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, उनका काम ख़राब हो रहा है, तो फिर वो टाइम आपको रियलाइजेशन पॉइंट आता है कि अब आप कहाँ खड़े हैं। और ये हर बंदे की ज़िंदगी के अंदर आना मेरे हिसाब से ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती। आपको जब तक अंदर अवेयर नहीं होंगे आपके आप कहाँ खड़े हैं फैक्चुअल बेसिस पर, कोई तीसरा नहीं बताया आपको, आपको खुद पता होना चाहिए कि आप कहाँ खड़े हैं। और आप उस चीज़ को माने कि हाँ, अगर मैं बिल्कुल ज़ीरो हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, तो नहीं आता, एक्सेप्ट करें। पहले मैंने भी एक्सेप्ट किया कि भाई मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैंने बड़ी मेहनत करी अपने फादर के बिजनेस। अच्छा, टेक्नोलॉजी का शुरू से शौक़ था और मुझे हमेशा से कुछ ना कुछ इंटरनेट पर कुछ ना कुछ करना था। क्या मुझे नहीं पता था, मैं बड़ा ब्लैंक था, और सब होते हैं ब्लैंक, इसमें कोई शर्म की, कोई उसकी मायूसी की बात नहीं है। तो मैंने पापा से कहा कि मैं आ तो जाऊँगा, लेकिन मैं ना टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई काम करना चाहता हूँ। तो पापा ने बोला कि एक सॉफ्टवेयर होता था, उसका नाम होता था मैट्रिक्स। तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर, कैड, उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर है वो। उस पर ज्वेलरी ना आप डिज़ाइन भी करते हो, डिज़ाइन के ऊपर इको हो रहा है बहुत ज़्यादा, इको। तो उस पर आप डिज़ाइन भी करते हो उस सॉफ्टवेयर के ऊपर ज्वेलरी, और उस पर ज्वेलरी बन भी रही होती है बाकायदा। यानी अगर मैं एक डिज़ाइन बना रहा हूँ उस सॉफ्टवेयर के ऊपर, तो उसके बाद जो है उस डिज़ाइन को मैं एक मशीन में डालता हूँ जिसको बोलते थे रैपिड प्रोटोटाइप मशीन। तो वो वैक्स की सूरत में बाहर निकाल के दे देती है पीस पूरा। तो मैंने वो सॉफ्टवेयर सीखा था, और मैंने इतनी दिलचस्पी से उसको सीखा था कि यार, मैंने कहा कि अब इसमें मामला इतना बड़ा गेम ऑन करना है। तो मैं कराची के अंदर मैंने टॉप किया, गवर्नमेंट का इदारा था, पूरे कराची में टॉप किया। मुझे अशरफुल्लाबाद ने सर्टिफिकेट दिया। मैंने कहा आज मैं अपने अब्बा को खुश कर दूँगा। जब अपने अब्बा के पास आया तो उन्होंने बोला ठीक है, ये डिग्रियों की कोई वैल्यू नहीं है, काम करके दिखाओ। काम करा। लेकिन फिर उसके बाद 7 साल हो गए मुझे करते। मैंने अपनी इंडस्ट्री में, उस वक्त भी उस इंडस्ट्री में भी नाम बनाया था अल्हम्दुलिल्लाह। यानी आप इमेजिन करेंगे, जिस मेरे टीचर ने मुझे सिखाया था, कभी कभी वो अपनी प्रॉब्लम लेकर मेरे पास आते थे कि इसको सॉल्व कर दो, ये मुझसे नहीं हो रहा। लेकिन एक चीज़ दोबारा से मुझे रियलाइज़ हुई कुछ टाइम के बाद, और आई थिंक ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर इस चीज़ को आप समझ गए ना, तो मेरे हिसाब से सक्सेस तभी मिलनी है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। फिर कुछ टाइम आया, मैंने अब फील करना शुरू करा कि मैं सुबह ना अपने आप को पुश कर रहा हूँ उठने के लिए, काम पे जाने के लिए। और मैं आता, मुझे सब है, इंडस्ट्री में मेरा नाम है, पैसे मेरे बन रहे हैं। और मतलब उस एज में अगर मैं घर के अंदर 1 लाख रुपए लेके आ रहा होता था 2011-12 में,
1 लाख रुपए अगर मैं घर पर लेकर आ रहा हूँ तो मैं कुछ हूँ। मैं अपना कमरा बनवा रहा होता था और फैंसी लाइट्स लगवा रहा होता था, सब कुछ मेरा गेम बड़ा ऑन था, क्योंकि उस वक्त डिज़ाइनर्स कम थे, डिमांड ज़्यादा थी। मैं अपने मुँह मांग के पैसे लेता था और मेरे पास सबसे चीज़ जो सबसे बेहतरीन चीज़ थी वो थी स्पीड। मैं बहुत स्पीड से चीज़ बनाता था। लेकिन इस सब होने के बावजूद भी मुझे एक रियलाइजेशन हुई कि यार मैं अपने आप को पुश कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि मैं इस चीज़ के लिए बना नहीं, मैं इससे बेहतर कोई चीज़ें कर सकता हूँ। अब वो क्या कर सकता हूँ, दोबारा से मैं ब्लैंक हो गया। मैं अब उसी जो मैं पहले खड़ा हुआ था ना, जब मुझे कुछ नहीं पता था क्या करना है, तो मैं उसी फेज़ में दोबारा जाना शुरू हो गया। तो मुझे करना क्या है। अच्छा, मेरी पढ़ाई भी कुछ ऐसी रही है, ब्लैंक, कोई बताने वाला नहीं था। मेरा जो मेरे पूरी फैमिली है ना, उसमें अंदर किसी ने इंटर से ज़्यादा नहीं पढ़ा। 1-2 लोगों ने जो अब जाके उन्होंने कोई ग्रेजुएशन वगैरह की। तो मैंने 9th क्लास में बायोलॉजी ली थी कि मैंने ब्रेन सर्जन बनना है, दिमाग का इलाज करूँगा लोगों का। फिर जब वो ले ली तो खुद ही का दिमाग का इलाज हो गया मेरे, कि मैं नहीं बन सकता। तो फिर मैंने उसको स्विच किया प्री इंजीनियरिंग। जब प्री इंजीनियरिंग स्विच कर लिया तो जब वहाँ पर मैथ्स पढ़ी मैंने बोला भाई ये मेरा नहीं है। फिर मैंने अकाउंट्स पे चला गया। मैं ICMA के अंदर एडमिशन ले लिया था मैंने, CMA करूँगा, CFO बनूँगा कंपनी का। तो मैं ऐसा, मतलब आप समझ रहे, मेरा कोई पाथ ही नहीं था, कोई विजन ही नहीं था, कोई पता नहीं था मैंने क्या करना है। मैं लोगों को सुनता था, पैसे कहाँ हैं वो सुनता था, बस वहीं चले जाता था और स्विच यही कर रहा था मैं पूरे ज़िंदगी। लेकिन जब वो रियलाइज़ हुआ ना, वो पैसे भी बन रहे हैं, आप लोग बोलते थे पैसे बना, पैसे भी बन रहे हैं, एक्सपर्टीज़ भी आ गई, मुझे पता है किसको, मतलब मैं आपको बताऊं, आज तो शायद मैं चैलेंज नहीं कर सकता कि मेरे साथ कोई अच्छा मार्केटर नहीं होगा, लेकिन उसमें मैं चैलेंज कर सकता था क्योंकि मार्केट बहुत छोटी थी, डिज़ाइनर थे ही लिमिटेड। और मैं बोलता था जिस बंदे को लेकर आना है मेरे साथ बैठा दो और मेरे से अच्छा काम और मेरे से तेज़ काम करके दिखा दो। एक्सपर्टीज़ भी आ गई, इंडस्ट्री लेटर भी मैं उसमें बना हुआ हूँ, पैसे भी कमा रहा हूँ, अब्बा का भी बिजनेस है, नौकरी भी नहीं कर रहा, फिर भी जो है ना वो अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं आ रही। तो एक, फिर जब कुछ इंसान फंसता है तो एक ही तरीका होता है निकलने का कि आप अल्लाह ताला से कनेक्ट होते हैं और बस उसी से कहते हैं कि कोई रास्ता दिखा दो। ये हुआ है। तो फिर मेरी यूनिवर्सिटी ICMA के अंदर एक सेशन हुआ जिसमें मुझे पहली दफ़ा ई-कॉमर्स का पता लगा, ई-कॉमर्स कोई चीज़ है। और सबसे मज़े की बात, उन्होंने ये बताया कि अमेरिका के अंदर कितना % ई-कॉमर्स है, इंडिया के अंदर कितना % ई-कॉमर्स चल रहा है वर्सेस रिटेल। तो इंडिया के अंदर वॉज 20% उस टाइम के ऊपर, और अमेरिका में आई थिंक 40-45% था। पाकिस्तान की जब उन्होंने बात की रिटेल कितना बिक रहा है और वर्सेस ई-कॉमर्स कितना हो रहा है, तो ई-कॉमर्स का परसेंटेज 0.05% था। तो मैंने कहा ये है कोई ऐसी चीज़ जो इंटरनेट पे भी है, जो मुझे समझ भी आ रही है करनी चाहिए, जिसमें रूम भी है, गैप भी है, ये करते हैं। मैं उसी दिन घर गया और मैंने जो है वो चीज़ें पढ़नी शुरू करी, खुद ही वेबसाइट बनाई, फेसबुक मार्केटिंग सीखी, सब कुछ सीखा, 1 साल लगाया। और मैं आपको बड़े मज़े का बताऊँ, मैंने जब अपने अब्बा को बताया तो मेरे अब्बा ने सीधा बोल दिया कि भाई या तो मेरा काम करेगा या तो घर से बाहर जाएगा, ये नहीं करना दूंगा। ई-कॉमर्स किसी को पता ही नहीं था उस वक्त क्या है। तो जब ई-कॉमर्स की वेबसाइट बनाई, ई-कॉमर्स की वेबसाइट मैंने कैसे बनाई, वेबसाइट बनाने के लिए अब्बा से पैसे मांगे, मैंने मना कर दिया, नहीं मिले। तो मेरा भाई साथ आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ है, और मैंने बोला हम जो ना पैसे देखते हैं हमारे पास कितने हैं और कुछ ना कुछ तो करना है। तो 800 रुपये मेरी जेब से निकले, 200 रुपये साथ की जेब से निकले, 1000 रुपये थे हमारे पास। हम गए लाइट हाउस, वहाँ से हमने लुंडा से 10 टी-शर्ट्स उठाई 100 रुपये की, उसको घर लेकर आए, उसको खुद धोया, पैक करी, और पैक करने के बाद अपने दोस्तों वगैरह यारों को बेची 200 रुपये की। तो 1000 के 2000 बनाए, फिर 2000 के 4 बनाए और 4 के 8 बनाए, और इस तरीके से पैसे जमा करते करते कुछ जिद करके पापा से 3-4 हज़ार रुपये लेके वेबसाइट बनने दे दी। मलिर 15 के अंदर एक बंदा है, मुझे आज तक उसका नाम याद है, अजीम, उससे मैंने वेबसाइट बनवाई। जब वेबसाइट बन गई उसके बाद अक्ल आई कि भाई वेबसाइट बनने के बाद ये कोई परचून की दुकान नहीं है, यहाँ पर लोग चल के आएंगे, इसमें मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी, उसमें भी पैसे चाहिए। तो यानी इतनी मेहनत से वेबसाइट बना ली, अगेन हम ब्लैंक हैं। 1.5 साल मुझे लगा और मेरे पास कोई ऑर्डर नहीं था, 1.5 साल के बाद मैंने बोला प्रोसेस समझना है, प्रोसेस क्या होता है। मैं आपको बताऊंगा मैं इतनी लंबी क्यों खींच रहा हूँ बात।
प्रोसेस समझने के लिए मैं दराज से चले गया। दराज वाले क्या कर रहे हैं, मैं वेंडर रजिस्टर्ड हुआ, और मैं आपको बता रहा हूँ, आप जब मेरी पॉडकास्ट सुनेंगे ना, मैं अभी बताऊँगा तो बहुत ज़्यादा लंबी जाएगी, उसमें आपको अंदाज़ा होगा कि दराज के ऊपर अकाउंट मैंने कैसे बनाया और अल्लाह ताला ने कैसे मेरी मदद करी, और कितना टफ था उस वक्त दराज के ऊपर अकाउंट बनाना। उस वक्त दराज, आप अगर पेंटीन, लॉरियल, बड़े बड़े सेबेस्टियन वॉच, इतने बड़े ब्रांड नहीं है ना, तो आपको मुँह भी नहीं लगाते थे दराज वाले। आप बोलते थे निकलो यहाँ से, हम वो केमू पे बेचो जाके, केमू.p का होता था पहले, केमू पे बेचो, यहाँ नहीं आओगे, रेप्लिकास का गेम। तो बहुत मुश्किल सा अकाउंट बनाया था मैंने दराज के ऊपर, समझने के लिए कि कैसे ये कर रहे हैं, कैसे मार्केटिंग कर रहे हैं। मैं इनकी टीम से मिलूंगा जाके, चीज़ें 10 चीज़ें सुनने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी, सिर्फ समझने के लिए। उसके बाद जब चीज़ें समझ आनी शुरू हो गई तो मैंने, क्योंकि पैसे कम थे, फिर मुझे पता लगा स्टार्टअप्स का कि पैसे भी रेज होते हैं। तो आप समझेंगे, मैं जो पूरी बात कर रहा हूँ ना, इसमें मुझे 6 साल लग गए एक सही ई कॉमर्स स्टोर बनाने के लिए, जिसमें से मेरा घर का टेक अवे सिर्फ 50,000 रुपये महीना था। 6 साल। और 6 साल से पहले मैं 1 लाख रुपए घर में लेकर आ रहा होता था, अगर मैं चाहता। मतलब मैं बड़ा हड आराम हो गया था उस वक्त, क्योंकि उस एज के अंदर 1 लाख रुपए आपको कमाए, 1 लाख रुपए कमा लिया, 3 महीने में से काम ही नहीं करना, सेठों की तरह काम कर रहे हैं, एक ले लिया बस, मैं उसको अगले महीने बना के दूंगा। अब उसके बाद 6 साल, इतनी मेहनत, इतनी ख्वारी, उसके बाद 50,000 रुपये में लेके जा रहा हूँ, और उसमें मैं खुश था। उस 50,000 में मैं खुश था। फिर मैं बैंकरप्ट हो गया, और जब बैंकरप्ट हुआ वो इतना ख़तरनाक था, इतना सीवियर था कि 2 हफ्ते बाद मेरी शादी थी और मैं बैंकरप्ट हो गया। लेकिन वहाँ से भी मुझे निकाल दिया अल्लाह ताला ने। फिर मैंने शादी करी, सब कुछ हुआ, मेरी बेटी पैदा होने वाली थी, फिर मैं बैंकरप्ट हो गया। अगले 2 महीने बाद या अगले महीने मेरी वाइफ का ऑपरेशन था। मुझे पता है बेटी पैदा होने वाली है, बाप बनने वाला हूँ पहली दफ़ा, और पैसा नहीं है जेब में, क्योंकि डॉक्टर ने बता दिया 1.25 लाख रुपए। कोविड का टाइम था, सीवियर कोविड हुआ था मुझे। मेरी बेगम जो है वो मैके चली गई थी, 1 महीने बाद उनका ऑपरेशन था, और इतनी सीवियर सिचुएशन के अंदर जब मैं अपना बैंक अकाउंट खोल के देख रहा हूँ तो 20,000 30,000 रुपये पड़े हैं, और 1.25 लाख रुपये खर्चा पड़ा हुआ, जो उसके ऊपर भी ऑन टॉप कुछ ना कुछ हो सकता है। 3-4 हज़ार रुपये थे, 30 बोल रहा हूँ, 30 तो जब कोविड शुरू होता तब थे मेरे पास। तो आप समझें कि एफर्ट्स करता गया और अल्लाह ताला ने रास्ते खोलते गए। और मैं आपको बताऊं, जब मेरी बेटी पैदा हुई, 1 महीने के टाइम के स्पैन के अंदर जब आप एक चीज़ में लगे रहते हैं ना, तो अल्लाह ताला भी आपका साथ देना शुरू कर देता है। अल्लाह ताला कहता है कि मैं तुम, कभी कभी ऐसा होता है कि अल्लाह ताला कहते हैं इसको, ये मेहनत करेगा तो मैं इसको दे दूँगा। नहीं, देखो, भूखा सुलाना अल्लाह ताला, मेरे फादर मेरे बताते थे कि अल्लाह ने वादा किया वो भूखा नहीं सुनाऊँगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो अभी लाइफ गुजार रहे हैं वही गुजारते नहीं। इसका मतलब ये कि हो सकता है आप सैलानी से खाना खा लेंगे, लेकिन भूखे नहीं सोएंगे। अगर आपको उस लाइफ स्टाइल को बेहतर करना है, जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसका कहा है कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर करो, अपने घर वालों को, अपनी बेगम को, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अगर आप कोई बंदा अच्छी ज़िंदगी दे सकता है, ये भी एक इबादत है। तो इस ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए क्या होता है, आप एफ़र्ट्स करते हैं। जब एफ़र्ट्स करते हैं तो फिर अल्लाह ताला आपको उसी तरीके का रास्ता खोलना शुरू कर देता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अल्लाह ताला आपको, क्योंकि हम तो इंसान हैं, हम तो, हमारी सोच उस तरह नहीं जा सकती, तो ये प्लान होता है कि 6 साल मैं इसको देखूंगा टफ टाइम के ऊपर, और 7वें साल में इसको ये दूंगा। आपको पता है मैं पूरे 6 साल दराज के ऊपर इतना बड़ा काम करता था। उस वक्त एक छोटा सा उसामा खान, मैंने एक दिन में ना 1 करोड़ रुपए की सेल की दराज के ऊपर, ब्लैक फ्राइडे के ऊपर। और मैं जितने पैसे कमाता था ना, मैं उतने फेसबुक एड्स में लगा देता था। और मेरे अब्बा मुझे पागल बोलते थे कि तुम घर में पैसे लेकर नहीं आते, क्या फ़ायदा तेरा बड़े बिजनेस करने का। वो देख रहे हैं कि ऑर्डर जा रहे हैं, इसके बोरियाँ भर भर के ऑर्डर जा रही हैं, घर में पैसा नहीं आ रहा, 50,000 रुपये ला रहा। क्योंकि मैं अपने बिज़नेस को, अपनी चीज़ को, मैं चाहता था मैं अपने ऊपर इन्वेस्ट करूँ, मैं सीखूँ। क्योंकि फेसबुक ऐड नहीं आता था उस वक्त, डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा था। अपने पैसे जलाएँ मार्केटिंग सीखने के लिए, कंपनी के पैसे नहीं जलाए, क्लाइंट ऑनबोर्ड नहीं किया था मैंने उस वक्त तो मुझे कोई जानता भी नहीं था, कोई देता भी नहीं फेसबुक मार्केटिंग में। अपने पैसे जला के चीज़ें सीखी। जब चीज़ें सीख गया तो उसके बाद जब लोगों से बात करता था ना, तो समझ आता था कि कुछ चीज़ सीखी है मैंने। ये सामने वाला ना मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकता, और जब मैं उसको बताऊंगा ना इसके रीजनिंग, तो वो मुझे देखेगा कि यार ये बंदा कोई बात कर रहा है और उसको पता है इसके बारे में क्या बात कर रहा है।
तो ये टाइम लगा है, पैसे, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है और सेटिस्फैक्शन अंदर से, समझ रहे हैं। अब आप इमेजिन करें, मैं जब फेसबुक ऐड चलाता था तो मैं महीने के 15,000 रुपये लगाता था, महीने के। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ ये बात, महीने के 15,000 रुपये। और आज जो मेरी मार्केटिंग एजेंसी है और आज मुझे कुछ लोग जानना शुरू हो गए हैं, तो आज मेरा एक क्लाइंट है स्किन लैबो, आप जाके सर्च कीजिएगा। आई थिंक एक और क्लाइंट है, उसको बताता हूँ, और बड़ा है, वो यूरोप का क्लाइंट है और $2.5 मिलियन सिर्फ वो डिजिटल मार्केटिंग में लगाता है पर मंथ, वो मेरा क्लाइंट है। लेकिन अभी आप सबको लगाओगे $2.5 मिलियन कितने होते हैं, कितने होते हैं? 62 करोड़। एक महीने में वो सिर्फ एड स्पेंड लगाता है, $15-20 मिलियन उसकी रेवेन्यू है महीने का। आप इमेजिन करें, सब हक्के बक्के रहेगा। लेकिन मैं आपको भी एक ऐसी बात बताऊंगा जो आपको यकीन नहीं आएगी, आप बोलेंगे क्या बकवास कर रहा है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन बता रहा हूँ। जो $2.5 मिलियन लगा के मैं आज सीखता हूँ ना, वो कम है जब मैं 15,000 रुपये लगा के अपने पैसे लगाकर दिल से काम करके खुद उसमें जो मेरी लर्निंग होती थी, सबसे ज़्यादा मैंने वहाँ से सीखा $2.5 मिलियन के, अगर मैं कंपेयर करूँ। तो बात करने का सिर्फ मकसद क्या है? देखिए, आप यहाँ पे सब जॉब करते हैं, हमें बाहर की नॉइज़ बहुत आती है, ठीक है। अभी मैं क्रेव मार्ट के अंदर हेड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, मैंने कभी ज़िंदगी में जॉब नहीं की थी। दुकान और क्रेव मार्ट 2 नौकरियाँ की मैंने। अभी मैंने रिज़ाइन करके आया, मैं रिज़ाइन कर दिया क्रेव मार्ट से। हाँ, दुकान.pk और दुकान.pk के अंदर मैं उस वहाँ पे भी हेड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। मैंने पाकिस्तान का पहला एडवर्टाइजमेंट टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाने के अंदर दुकान के अंदर हेल्प की थी टेक टीम के साथ। तो आज भी मैं अगर नौकरी कर रहा हूँ ना, जो मेरी नौकरी जो सैलरी मुझे मिलती है, वो जब मेरे ख़ानदान को पता लगता है ना कि इसकी इतनी सैलरी है, और मैं जब उनको जाके अभी मैंने बताया नहीं उनको, तो मैंने छोड़ दी, सिर्फ अब्बा अम्मी पापा को बताया तो मैंने छोड़ दी। वो परेशान हो गए, इतनी हाई पेइंग जॉब छोड़ के आ गए तुम, यूँ करके आ गए तुम, फलाना करके आ गए, तुम्हें नहीं छोड़नी चाहिए थी, तुम्हें यूँ नहीं करना। वो अपना ओपिनियन दे रहे हैं, ऑब्वियसली वो अपने तरीके से सोच रहे होंगे। लेकिन जो बाहर की नॉइज़ होती है ना, ये मैं बता रही होती है, यार नहीं तुम जाके नौकरी करो, नहीं जाके तुम अपना बिजनेस बनाओ। मैं आपको बताऊं, ना बिजनेस बुरी चीज़ है ना नौकरी बुरी चीज़ है। ये सिर्फ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है कि आप एक अच्छी नौकरी करने के लिए हुए, और इट्स टोटली फाइन अगर आप बिजनेस नहीं कर सकते। आप एक जैक मा बोलता था कि रॉकेट बनाना है ना, तो रॉकेट के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उसके अंदर एक स्क्रू की भी उतनी अहमियत है जितनी उसके इंजन की अहमियत है। क्योंकि अगर उसका स्क्रू ढीला हो गया ना, तो वो कोई गड़बड़ हो सकती है। तो हम जब काम करते हैं ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो जो उस ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस होती है ना, उसके अंदर आपकी पार्टिसिपेशन लाजमी शामिल होती है। तो सिर्फ इस चीज़ के ऊपर भी ध्यान देना, क्योंकि हम समझते हैं यार हम एक जगह काम कर रहे हैं। ये मेरी टीम के अंदर भी, मेरे पास 62 एम्प्लॉयज़ हैं, मेरी टीम के अंदर भी। वो कभी कभी सोचना शुरू करते यार हम अपना बिजनेस करते हैं। मैं तो मोस्ट वेलकम करो, जाओ। लेकिन वो थोड़ी देर बाद आते यार नहीं, हम बिजनेस के लिए नहीं बने, तो मैंने वापस आ जाओ। इट्स टोटली ओके जॉब करना, लेकिन जो जॉब के लिए नहीं बना वो बिजनेस करे जाके। सक्सेस इट्स नॉट अबाउट मेकिंग मनी। पैसा सक्सेस नहीं है कभी ज़िंदगी में भी। ये आज गोरे बोल रहे हैं, ये बीइंग अ मुस्लिम हमको बहुत पहले बता दिया गया था। सक्सेस इज़ नॉट मनी। आप पैसे बनाएं, और आप इतने पैसे बनाएं, उसके बावजूद आप जब सोने जा रहे हो आपकी ज़िंदगी में टेंशन लगी हो, तो ये इस पैसे का कोई फ़ायदा नहीं। अंदर से सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। पैसे बनाने के लिए चलें, पैसे भी आते हैं। पैसे बनाने के लिए आपको क्या करना है? काम, कुछ भी। अब यहाँ पर टीम से मुझे नहीं पता, डिजिटल मार्केटिंग करता हो कोई अकाउंट्स का होगा, कोई डिज़ाइन की टीम का होगा। काम करेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे। तो जो आप काम कर रहे हैं, अगर आप उस काम को सही तरीके से नहीं करेंगे तो पैसे कैसे बनेंगे? और उस काम को सही तरीके से सिर्फ आप तभी कर सकते हैं जब आप उस प्रोसेस से कनेक्ट हों और अपने आप के ऊपर देखें। अच्छी तरीके से जॉब करने से आपको लिविंग, आप गुजारा कर लोगे, अपना घर चला लोगे,
लेकिन अच्छे तरीके से अपने ऊपर काम करने से आप अपना फॉर्चून बनाओ। और जहाँ कंपनी के अंदर जाओगे ना, अगर कोई बंदा यहाँ पर है और फरीदुन भाई से आके बोले कि यार मैं जा रहा हूँ, और आप उनके लिए मैटर नहीं करते क्योंकि आप काम करते थे, काम नहीं करते थे, उनको कोई परवाह नहीं, आप बोलेंगे अल्लाह हाफ़िज़ जाओ। और जब आप उनका और आप इनका इंजन बने हुए हो ना, अगर आपके काम की वैल्यू हो यहाँ पर, तो ये आपको बोलेंगे भाई कहाँ जा रहा है, तो ऐसा ही है। और वो वैल्यू कैसे बनती है? वैसे वैल्यू बनती है जो आप काम कर रहे हैं वो बनाकर। तो सक्सेस जो है ना वो आप डिपेंड करती है। मेरे लिए तो सक्सेस बहुत डिफरेंट है। मेरे लिए सक्सेस है कि मैं अपना काम करूं जो मुझे लगता है मुझे करना चाहिए, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो जॉब हो। अगर जॉब कर रहा हूं तो ईमानदारी के साथ करूंगा, और जब मैं घर जा रहा हूं तो मेरे बीवी बच्चे सुकून से सो रहे हो, मेरा अम्मा अब्बा सुकून से सो रहा हूँ, मुझे सुकून की नींद आ जाए, मेरे लिए सक्सेस है दुनिया की। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि इंसान के हाथ में सिर्फ 3 चीज़ें हैं। मैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर भी थोड़ा सा एक बात बताऊंगा जो मैं अंदर बता रहा था, जो लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि मेरा डोमेन है तो लर्निंग हो जाएगी आपकी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरा पूरा एक्सपीरियंस 14 साल काम करने के बाद एक समझ आया, इंसान के हाथ में सिर्फ 3 चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें, 3 मैं स्पेसिफिक नहीं करता, कुछ चीज़ें हैं। उन कुछ चीज़ों में से ईमानदारी के साथ काम करना, अपने साथ ईमानदार रहना, डेडिकेशन के साथ काम करना, ये चीज़ें इंसान के हाथ में, और मेहनत करना। जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है, पैसा, इज़्ज़त और शोहरत, ये अल्लाह ताला के हाथ में। जितना इसके पीछे भागेंगे आप, मतलब मैं वो पता नहीं कोई थी वीडियो में देख रहा था, मुझे नहीं पता किसकी थी, उन्होंने एक बड़ी अमेजिंग बात की कि अगर पैसे से जो है वो, डॉक्टर सार अहमद साहब, अगर पैसे से सक्सेस होती तो कारून सबसे सक्सेसफुल होता। ठीक है, तो इज्जत का काम जो है ना, इज्जत देना, शोहरत देना और पैसा देना, ये अल्लाह ताला का काम है। इसके पीछे जाना आप बिल्कुल छोड़ दें। आपके साथ पूरी दुनिया होगी और अल्लाह ताला आपको नहीं देना चाहेंगे तो नहीं मिलेगा, और अगर आपके खिलाफ पूरी दुनिया होगी और अल्लाह ताला आपको देना चाहे तो मिल जाएगा। इस चीज़ को छोड़ के, इस चीज़ से बालातर होकर अपने काम के ऊपर मेहनत करें, अपने ऊपर मेहनत करें, जहाँ काम करने आ रहे हैं ईमानदारी के साथ काम करें, अपनी कहीं भी, यहाँ पर कहीं पे भी काम करें तो उस कंपनी के सक्सेस का पार्ट बने। जब ये चीज़ें करना आप शुरू कर देंगे तो लोग आपको वैल्यू करना शुरू कर देंगे, लोग आपको समझना शुरू कर देंगे। और जितना आप देंगे, देने का मतलब है कि आपको आता है और आपका कोलीग बराबर में बैठा हुआ है और उसको ज़रूरत है, तो आप सीधे इसलिए कहें नहीं मैं इसको सिखा दूंगा तो ये मुझसे आगे निकल जाएगा। ये भी हर्ट करेगा आपके अपना मामला। लोग आपको वैल्यू तब करेंगे जब उसको भी आप सिखाओगे, उससे भी आप सीखोगे, उसको सिखाओगे तो वो भी विलिंग होगा आपको सिखाने के लिए। तो टीम पावर बिल्ड होती है इससे। टीम, देखें, फंड्स, आइडियाज़ कंपनी नहीं बनाता, लोग कंपनी बनाते हैं। और अगर सेबेस्टियन इतना नाम बना है ना, तो इसके अंदर सबकी एफर्ट्स होनी चाहिए और आपको फील होना चाहिए कि सक्सेस का मैं पार्ट हूँ। प्राउड मोमेंट होना चाहिए आप लोगों के लिए। तो मेरे हिसाब से सक्सेस एक अपने काम के साथ ईमानदारी और अच्छे तरीके से काम करना, और सक्सेस आपको मिल जाती है। और फिर आप जब घर जाके सुकून से सोएंगे, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, आप ईमानदारी के साथ काम करें यहाँ बैठ के। कल से एक होमवर्क कर लें 1 हफ्ते के लिए, नहीं समझ में आए छोड़ देना, अपनी जो कर रहा हो करते रहना। कल से 1 हफ्ते तक एक प्रैक्टिस कर लें सारे अपनी। अगर आप 100% दे रहे हैं ना, आप 200% दे के जाएँ, ठीक है। और अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, लर्न करें जो आपको आता है। यहाँ से जाने के बाद और सीखें और वैल्यू दें, जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, और वैल्यू दें। और कुलीग्स के साथ इंटरेक्शन करें, उनको सिखाएं, उनको उनसे कुछ चीज़ें सीखें। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपकी जब ये आप थकेंगे, लेकिन जब आप इस थकने के बाद जब रात को लेट के सोएंगे ना, तो आपको जो नींद आएगी ना, वो उस नींद का मज़ा ही अलग होना। वर्सेस आप आएँ, जो सिगरेट पीता हूँ 2 जाके बाहर सिगरेट जलाएँ, वापस आएँ, 2-4 यूट्यूब की वीडियो देखें, कैंपेन लगा दें। कैंपेन मुझे भी पता है कितनी देर लगती है कैंपेन लगाने में। कैंपेन या एक क्रिएटिव वाले ने बना कर रखा हुआ था, उसने 2-4 चीज़ें चेंज करी, टेम्पलेट उठाया, दे दिया क्रिएटिव वालों ने, और बस चलाई फिलाई चला गया। तो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं आनी ज़िंदगी में भी। आप लाख रुपए कमा रहे हैं, आपकी 2 लाख रुपए सैलरी जाएगी, तब भी नहीं आनी आपकी सेटिस्फेक्शन।
मैं दुबई गया, मैं लास्ट बात मैं करता हूँ फिर मैं मार्केटिंग के ऊपर आऊँगा। मैं दुबई गया, मैं नाम नहीं ले सकता, पता नहीं उस बंदे का, उसके पास प्राइवेट जेट है, गोल्ड प्लेटेड लैम्बोर्गिनी थी उसके पास, पाकिस्तानी था। कहता है रात को सुकून की नींद नहीं आती, और मैं जो काम करता हूँ ना मुझे उससे फ्रस्ट्रेशन आती है। ऐसी सक्सेस का क्या फ़ायदा? समझ रहे हैं? डिजिटल मार्केटिंग जो मेरा डोमेन है, मुझे इस डोमेन से बड़ी मोहब्बत है। ई कॉमर्स, इससे मुझे बड़ी मोहब्बत है क्योंकि मेरा स्टार्ट ही है, लोग नाम मेरे इससे बना, काम से लोग मुझे इससे जानते हैं। डिजिटल मार्केटिंग मैं आपको बताता हूँ जो यहाँ पर क्रिएटिव टीम से और मार्केटिंग टीम से कौन कौन है। मार्केटिंग टीम और क्रिएटिव टीम कौन है, और बाकी के डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं? कस्टमर सपोर्ट, ओके, तीन, कस्टमर सपोर्ट, डिज़ाइन और मार्केटिंग। मैं आपको बताता हूँ इसका कितना डेडली कॉम्बिनेशन है अगर आप मार्केटिंग एज अ होल पर्सपेक्टिव से देखें। जो मार्केटिंग कैंपेन लगा रहा है वो कितनी अच्छी कैंपेन लगा दे, अगर क्रिएटिव अच्छे नहीं है उसके, मार्केटिंग काम नहीं करेगी। और ये दोनों अलाइन हो जाएं, बेहतरीन स्ट्रक्चर्ड कैंपेन हो, बेहतरीन क्रिएटिव हो, एक्विजिशन तबाही आ रही हो, भाईजान खुश हुए हों कि भाई क्या बात है, ऑर्डर लगे हैं, कस्टमर सपोर्ट पीछे से वीक हो जाए तो आपका अगला कस्टमर नहीं बनना। ये डेडली कॉम्बिनेशन है एक कंपनी का। अच्छा, इसके साथ और भी हैं, ऑर्डर आया, कस्टमर सपोर्ट बहुत अच्छा है, मार्केटिंग कैंपेन अच्छी लग रही है, क्रिएटिव वाले अलाइंड हैं, कस्टमर सपोर्ट जीता चल रहा है, तीनों अलाइन हो गए, लेकिन जो ऑर्डर डिस्पैचिंग की टीम है वो गलत ऑर्डर डाल के भेज लिया। तो आप समझ रहे टीम की पावर क्या होती है। और अगर मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, ये मेरा खुद का बात है कि अगर मार्केटिंग वाला अपना काम करे घर जा रहा है ना, तो वो बहुत बड़ा चीज़ मिस कर रहा है। उसको कस्टमर सपोर्ट वालों के साथ जाके बैठना चाहिए कि हमें क्वेरीज बताओ कि क्या चीज़ क्वेरीज नहीं, कस्टमर को क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं मुझे बताओ, ताकि मैं उसको एड्रेस करूँ, अपनी नई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी लगाऊँ उसके ऊपर। अगर कस्टमर कह रहा है तुम्हारा प्रोडक्ट बहुत हाई है, तो एक ऐड चला दो पूरा बताने के लिए कि आपका प्रोडक्ट क्यों महंगा है। मैं आपको एक केस स्टडी देता हूँ, आप लोग सब ने जाकर स्टडी करनी है। एटम पाकिस्तान की स्टार्टअप है, एटम का पता है किसी को? एटम का शूज़ का ब्रांड है, 4 डिज़ाइन है खाली, हाँ 4 डिज़ाइन है खाली, $multi-million कंपनी है, $multi-million। मार्कोर बनाया था उन्होंने पहले, फिर वो इवेंचुअली वो बेचेगा ना ऑनलाइन, तो वो कस्टमर को कन्विंस कर रहा होगा कि मुझसे ऑनलाइन ख़रीद लो, क्योंकि 4 साल पहले लोग ऑनलाइन ख़रीदने के लिए तैयार नहीं थे। आज वही ब्रांड है, वही प्रोडक्ट है, वही सारी चीज़ें हैं, लेकिन आज आप बोलोगे 10 और बेहतर है मुझसे ले लो, क्योंकि आज कस्टमर जो है वो ऑनलाइन बेचने के लिए तैयार खड़ा हुआ। कस्टमर वही है, प्रोडक्ट वही है, कंपनी वही है, सिर्फ मैसेजिंग चेंज हुई है। ये होता है कस्टमर का सेगमेंटेशन का जंप, इसको अपडेटेड रहना होता है। और 4 साल बाद ये कुछ और होगा। 4 साल बाद आप बोलोगे कि हम ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, डिस्काउंट नहीं, आज तो ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए कोई तैयार नहीं है। ठीक है, तो कस्टमर सेगमेंटेशन जंप को अगर आप अपडेटेड रहते हैं, क्रिएटिव वाली टीम भी और मार्केटिंग वाली टीम भी, तो पूरी मार्केटिंग शॉर्ट हो जाएगी आपकी, पूरी मार्केटिंग। और क्रिएटिव अगर अच्छे हैं, रेलेवेंट हैं, ऐड कॉपी उससे रेलेवेंट आ रही है, क्रिएटिव से रेलेवेंट ऐड कॉपी होनी चाहिए, तो फिर आप अपने CPM देखिएगा कितने कैसे नीचे जाते हैं, कैसे एक्विजिशन आपकी अच्छी होती है, बेहतर होती है। इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता होगी, लेकिन होगी। ये छोटी सी चीज़ थी। किसी का कोई सवाल हो, कोई मैंने चीज़ मिस आउट कर दी हो, तो आप लोग मुझसे सवाल कर सकते हैं, व्हाटएवर, मैं आपको जवाब देने के लिए तैयार हूँ। किसी का कोई सवाल? कोई सवाल नहीं? या तो मैंने बहुत कुछ सब कुछ बता दिया, या मैंने कुछ नहीं बताया, ऐसा ही हो सकता है। जी बताएं। देखें, वो तो मैं जॉब नहीं कर रहा था, मेरा अपना अब फादर पे का बिज़नेस था। मैं आपको इसकी और बड़ी एग्जांपल देता हूँ। मैं अब दुकान के अंदर होता तो मेरी सब कुछ अगर मैं मिला लूँ ना, तो मेरी 4.5 लाख रुपए सैलरी थी महीने की। और जब मैं वो छोड़ रहा था तो मेरे पास, मैं अपना बिज़नेस बंद करके गया था दुकान। बड़ी बेवकूफ़ी की थी मैंने, बिज़नेस से जॉब में गया था, पहली दफ़ा जब जॉब करी मैंने।
और मैं लाहौर मूव हुआ था यहाँ से। दूसरी बेवकूफ़ी मेरी ये थी ज़िंदगी की। अब मैं मूव हो गया, मैंने अपना बिज़नेस बंद कर दिया और मेरे पास कुछ नहीं है अब करने के लिए। तो जब मैं वहाँ फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो गया तो मैंने क्विट कर दी थी जॉब, बगैर सोचे कि क्या होगा, क्योंकि मेरे अब फिर मैंने मार्केटिंग एजेंसी यहाँ आके बनाई है कराची वापस छोड़ने के बाद। और जो आपने बात की, ये पता है क्या होता है, आपको डर होता है फेलियर्स का? जी नहीं, आपको डर होता है लोग क्या कहेंगे। मैं फेल हो जाऊंगी, मेरे पास इस वक्त वीज़ल है तो मैं मेहरान पे आ जाऊंगी तो लोग बोलेंगे ये देखो ये तो मेहरान पे आ गई, ये तो पहले 3 बेड के अपार्टमेंट में रहती थी, अब ये सिंगल बेड अपार्टमेंट में आ गई। कैसी देखो सिंपैथी लोग आए। आपको डर होता है लोगों का, सोसाइटी का, पेरेंट्स का, दोस्तों का, कि मैं दोस्तों को कैसे बताऊंगी कि मैं फेल हो गई या मैं से वो हो गया। तो डर आपको इस चीज़ का होता है। तो जब आप इस चीज़ का डर निकाल देते हैं ना कि मुझे लोग क्या कहेंगे, मेरे बारे में क्या सोचेंगे, और देखें जो आपका विजन होता है ना, देखें, और मैं आपको बताऊँ फेलियर जो है ना सक्सेस का पार्ट होता है, ऑपोजिट नहीं है। फेल होंगे तो सक्सेस होंगे, पहला स्टेप सक्सेस का है ही फेलियर, ये ऑपोजिट नहीं है फेलियर का, ये पार्ट है फेलियर सक्सेस का, सॉरी फेलियर पार्ट है सक्सेस का, ऑपोजिट नहीं है। तो जब आप ये चीज़ें सोचती हैं ना कि लोग मुझे क्या कहेंगे, क्या करेंगे मेरे बारे में, तो आप इस चीज़ को, मेरे एक बहुत अच्छे मेंटोर थे, उन्होंने मेरी इस बात को समझाया था, जो अल्लाह ताला ने, और मेरा डिस्प्यूट होता था मेरे फादर के साथ, ये समझते नहीं है, मैं उनको समझा रहा हूँ, और उनको बताता था सलमान भाई को, यार को बहुत सारे, खुर्रम भाई, सलमान भाई, अयाज भाई, बहुत सारे मेंटोर, वो मुझे हमेशा एक ही बात बोलते थे सारे से मिला, उन्होंने कहा अल्लाह ने ये विज़न तुम्हें दिया है, समझेगा तुम समझोगे, तुम्हारे अम्मा अब्बा समझेंगे, तो अगर समझना तुम्हें तो करना भी तुम्हें, तुम दूसरों को क्यों समझाने में टाइम वेस्ट करो, वाई नॉट कि तुम अपना टाइम वो बचाओ और करके दिखाओ। तो एक टाइम था अब्बा को समझ नहीं आ रहा था, आज अब्बा कहते हैं ये मेरा बेटा, जाओ उसकी प्रोफाइल देख के आओ तुम। तो टाइम चेंज, क्योंकि वो देखो अभी हम पता है क्या, हम लैक क्या कर, हमारे पास पोटेंशियल भी क्या है, यंग, आप सारे यंग हैं, ठीक है, ये पाकिस्तान का पोटेंशियल है, यंग लोग हैं। इससे पुरानी जो जनरेशन हैं उसमें तो कुछ लोगों को छोड़ के मेजॉरिटी वो लोग हैं जिनको इंटरनेट का पता भी नहीं है कि क्या भला है। वेब 3.0 उनको आपको जाकर बताओ, बोलेंगे वो भाई निकल गया था, वेब 3.0 नेक्स्ट फ्यूचर खड़ा हुआ है आपका। आपको पता है, मैं 2-4 दिन पहले एक चीज़ देख के आया हूँ कि एक पूरा वर्ल्ड बना हुआ है, वहाँ पर मैकडोनल्ड्स भी है, वहाँ पर सारी मेट्रो भी चल रही है, वहाँ पर सब कुछ है। वहाँ पर आप VR बॉक्स पहन के जाओगे अंदर, तो वहाँ पर जब आप मैकडोनल्ड्स जाओगे ना, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो मैकडोनल्ड्स फिजिकली ऑर्डर कर लो वहीं से, या वहाँ पर आप जैसा गेम में नहीं परचेज़ करते खाना, GTA San Andreas खेला होगा ना आपने, वहाँ से खाना खा लिया तो वहीं पे वो वाला खाना सस्ता है। अगर आपको वहाँ से ऑर्डर करके अपने घर पे मंगाना है वाकई के अंदर, तो वो भी आ जाएगा। और जो बंदा आपसे डील कर रहा है ना, वो लिटरली वहाँ जॉब कर रहा है दुनिया के किसी कोने से बैठ के, और उसको पैसे मिल रहा है। या आप अपने पेरेंट्स को आगे बताएंगे ना, उनको समझ नहीं आएगी ये बात। NFT मतलब एक इमेज पिक्चर, गैरी वी को कितने लोग फॉलो करते हैं? बस एक गैरी वी को सुने सर, मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी ज़िंदगी चेंज हो जानी है। गैरी वेनरचक, गैरी VEE, गैरी वी, उसने NFT बनाई है। वो उसकी NFT एक कार्ड है, और आप लिटरली एक छोटे बच्चे के हाथ में पेंसिल देंगे ना, पेंसिल, वो एक जो मछली बना देगा, उसकी वो मछली $8 लाख की बिकी थी। या आप अपने पेरेंट्स को आके बताएंगे, उनको समझ नहीं आएगी ये ज़िंदगी में हो रहा है। तो जो आपको करना होता है ना, वो दूसरों को समझाना नहीं होता, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं दूसरों को समझा के। मैं यहाँ पे बताऊँगा मैं ये कर रहा हूँ, मेरा ये विजन है, कोई नहीं मानेगा भाई, अपना काम में लगेंगे। बहुत चंद लोग होंगे जो आपके साथ जुड़ेंगे। तो अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट कि आपका जो डर होता है, वो डर होते हैं लोग, सोसाइटी प्रेशर, ठीक है। ये डर अगर आपका निकल गया तो आप मतलब कोई इसके अंदर, आई थिंक यू आर अनस्टॉपेबल। अगर आपका डर निकल जाता है, लोग क्या कहेंगे मुझे, या आप निकालने दो, सक्सेस आपके पास है। किसी और का कोई सवाल? जी।
आपने बताया आप 2 बार बैंकक्रप्ट हुए थे जी। जो दोनों बार बैंकक्रप्ट होने के जो रीजंस थे, अगर आपने बैक ट्रैक अपनी लाइफ में देखा तो वो क्या रीजंस होंगे मेन जो आपको लगा कि ये बैंकक्रप्सी की तरफ ले गया? मैं सबसे पहली चीज़ मुझे समझ आया कि टीम की बहुत पावर होती है। मैंने टीम नहीं बनाई थी, मैं वन मैन आर्मी था। मैं हर चीज़ बोलता था बस मैंने सीख ली, दूसरों को मैंने सिखाऊँ। एक सबसे पहली लर्निंग वहाँ ये थी। दूसरी लर्निंग ये थी कि मैंने अपने बिज़नेस के अंदर ना कभी भी ना डिज़ास्टर प्लानिंग नहीं की थी कि कैसे हो सकता है। जब कोविड आया था तो मेरा बिज़नेस बैठ गया, क्योंकि मेरे जो वेंडर्स होते थे वो सारे सदर में होते थे और सदर रेड जोन हो गया था। वहाँ तो जा ही नहीं सकते थे, 3-4 महीने तक आप वहाँ पर कुत्ते बोल रहे थे। तो वहाँ जब आपके पास ऑर्डर्स आ सकते हैं लेकिन आपके पास वेंडर्स नहीं है तो आप क्या करोगे? ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट नहीं की थी हमने कभी ज़िंदगी में कि ये हो सकता है कोई ऐसी चीज़, तो क्या करें। अब मैं हर एंगल से देख रहा होता हूँ कि व्हाट इफ़ कोई ऐसी चीज़ आ गई कि आप इंटरेक्शन ही ख़त्म हो जाए आपका, हम घर से कैसे काम करेंगे बैठ के। हम इस चीज़ को प्लानिंग करना ज़रूरी है। और ये मैंने सलीम गौरी से सीखी जो नेटसेल के CEO हैं। उन्होंने एक पोस्ट लगाई थी इसके ऊपर कि कोविड ने पूरी दुनिया को सिखाया कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट कितनी ज़रूरी है कंपनीज़ के अंदर। तो और वो करते थे तो इवेंचुअली वो सर्वाइव किया उन्होंने। और दूसरी बात कि जब आप लर्निंग जो मेरी पर्सनल लेवल पे जो कोविड के टाइम पे थी वो थी कि जब आप परेशान होते हैं ना, तो हज़रत अली का एक कॉल है, परेशानी में परेशान होना भी एक परेशानी है। तो परेशान जब आप होते हैं ना तो आप उसमें भी, जब एक परेशानी आ गई आपको उसमें आप परेशान होंगे ना तो वो भी आपने एक परेशानी के ऑन टॉप एक परेशानी लेकर आए, चेरी ऑन टॉप एक और नई परेशानी। तो जब आपको कोई ऐसे मामला आए ना तो आप थोड़ी देर के लिए सुकून से बैठ के रिलैक्स माइंड के साथ काम डाउन हो गए चीज़ों को सोचें कि यार ये हो गया है, भंड हो गया, ब्लंडर हो गया, उसको मैं किस तरीके से ओवरकम कर सकता हूँ, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हो जाए। जब मैं बैंकक्रप्ट हुआ मैं पैनिक हो गया था। वो क्राइटेरियाज थे, ठीक है, इमोशनल क्राइटेरियाज भी थे कि मेरी बेटी होने वाली थी, सारी चीज़, और प्रेशर भी था मेरे ऊपर, फैमिली प्रेशर भी था मेरे ऊपर। तो वो सारे फैक्टर्स को अगर मैं थोड़ी देर के लिए हटा दूँ तो मैं पैनिक हो गया था कि मैं क्या करूँगा। जब समझ आया ना क्या करना है तो फिर आप इमेजिन, और वो क्या था, इतनी सी चीज़ थी कि हमने एक वेंडर के साथ 7 साल से काम कर रहे हैं, तो उसको फ़ोन करके बोलो भाई तो अपनी फैक्ट्री से मुझे छप्पड़ में दे दे प्रोडक्ट्स। उससे मैंने अलाइनमेंट कर ली। साथ मेरा जो भाई है वो ये वेंडर्स को देखता था, उसने बोला मैं दे दूंगा, ऑर्डर लेकर आ जा। अब ऑर्डर 3,000, मैं वो 3-4-5,000 रुपये पड़े होते बैंक अकाउंट, याद नहीं पड़ा। एक्विजिशन कॉस्ट मेरी आती थी 150 रुपये उस वक्त जब सही होता था। आप लिटरली बताएं, मैंने उस अच्छा प्रोडक्ट्स, अब एक ही वेंडर ने लाइन किया है ना तो उसके बाद लिमिटेड प्रोडक्ट्स हैं, उससे मैंने प्रोडक्ट्स लिए। मैंने एक पैक बनाया, येलो टी शर्ट, ब्लैक शॉर्ट्स, कॉटर शॉर्ट्स जो होते हैं, इसका मैंने एक पैक बनाया। गूगल से तस्वीर उठाई, तस्वीर नहीं खींच सकते, जा नहीं सकते, कोविड है। गूगल से तस्वीर उठाई, उसको फ़ोटोशॉप किया, मुझे फ़ोटोशॉप नहीं आता, सीखा यूट्यूब से, उसको फ़ोटोशॉप कर येलो ब्लैक का पूरा काउंटर बनाया और मैंने उसको ऊपर ऐड चला दिया। जब ऐड चलाया ना तो 13 रुपये का ऑर्डर आ रहा था। मुझे आज तक याद है 2400 का मैं वो बेचता था, 600 या 700 रुपये का मुझे पड़ता था और 13 रुपये कॉस्ट पर एक्विजिशन थी। और मेरे पास दिन के आप इमेजिन कर लें, मैंने पूरे 5,000 रुपये लगा दिए थे ये सोच के आ गया पार। तो 5,000 रुपये डिवाइडेड बाय 13 करें कितने ऑर्डर्स आते हैं आपके पास। ये जब कर रहे थे समझ में नहीं आता, बाद में समझ में आया। कोविड आ गया, देखें मार्केटिंग सीन है, CPM कैसा हाई होता है आपका, ज़्यादा लोग बीट कर रहे हो। एग्जैक्टली यानी जितनी हाई डिमांड, जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ एडवर्टाइजर्स, उतना CPM ऊपर। इसीलिए US का CPM बहुत हाई आता है। ये पता सब था, दिमाग नहीं चल रहा था क्योंकि मैं परेशानी में परेशान हूँ, उन्होंने एक परेशानी, वो वाला फैक्टर था। तो माइंड जो है बिल्कुल बॉगल हो गया था कि यार नहीं, क्या समझ नहीं आ रहा। बाद में समझ में आया, कोविड आ गया, सारे बैठ गए भाई। जो स्पेशली जो ड्रॉप शिपर्स थे उनका तो गेम ही खत्म हो गया। मेजॉरिटी ड्रॉप शिपर्स से स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान के अंदर, वाइट लेवल ड्रॉप शिपिंग। कुछ ही लोग हैं जो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं, वो सारे बैठ गए। तो CPM ज़मीन के ऊपर थी, एक्विजिशन ज़मीन के ऊपर थी, और मैं ऐड चलाया और घटिया, इंतहा घटिया ऐड, उसके ऊपर ऑर्डर्स आए चले आ रहे हैं। तो ये मेरी 3-4 लर्निंग्स थी कि टीम और डिज़ास्टर मैनेजमेंट और कि जब आपके साथ पैनिक नहीं होना। अच्छा, ये आप दोनों की बात का बता रहे हैं या तो एक की बात का बता रहे हैं? डिज़ास्टर मैनेजमेंट तो सेकंड टाइम था ना कोविड वाला, पहले मैंने टीम ही नहीं बनाई थी। मैं बंदे को बताता था कस्टमर सपोर्ट, बस यही करता रहता हूँ, मार्केटिंग मैं ही करूँगा, तीसरे को नहीं सिखाऊंगा।
मैं बड़ा ईगोइस्टिक बंदा था, मैं सीधी बात बता रहा हूँ, मैं सीधे मुंह बात नहीं करता था। फिर बाद में समझ में आया सारी चीज़ों के बाद, भाई हम्बल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है उसामा भाई, तुम कुछ भी नहीं हो, नीचे आ जाओ वापस। फिर वो मेरे मेंटोर हैं जो हाजिक भाई, बहुत अच्छे दोस्त हैं, को क्रेव मार्ट के को फाउंडर जो हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे समझाया दुकान से पहले मैं बड़ा ईगोइस्टिक बंदा था कि तो हम्बल जितना हम्बल होगा ना उतना तू अपने अंदर ग्रोथ देखेगा। और फिर मैं इतना ज़्यादा हो गया कि वो अच्छा है, और मुझे इसकी ग्रोथ सामने पोटेंशियल नज़र आता है अपना। हम्बल रह के करो। कमरे के अंदर सबसे ज़्यादा तो बैठे हो ना, मुझे मेरे अब्बा बोलते थे ये बात, मुझे समझ नहीं आती थी, आज समझ आती है। कमरे के अंदर बैठे हो ना तो सबसे ज़्यादा कमर झुकी हुई ना तुम्हारी होनी चाहिए, और जब तुम बात करो ना तो सबकी कमरें झुक जानी चाहिए जब तुम बात करो, कि लोगों को पता हो ये बेवकूफ़ नहीं है लेकिन ये हम्बल बनना है, मतलब उनका कहने का मकसद ये था। तो उन आज समझ में आती है उनकी बात कि हम्बल होना जो ना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप ये बात बता रहे हैं, फेसबुक मार्केटिंग जब आपने शुरू करी तब इतने प्लेयर्स थे ही मार्केट के अंदर कि जो वो कॉम्पिटिशन उस लेवल का हो पाता। आज हर एक दूसरा बंदा अपना स्टोर बना रहा है और ऑनलाइन बेचने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे पैरामीटर्स अपडाउन हो रहे हैं, ठीक है। जैसे एक फेसबुक वेव थी, ऐसी आपको इसके बाद ऐसी कौन सी वेव लगती है जो कि बहुत बड़ी जो है ना वो ट्रफ लेकर आएगी या क्रश लेकर आएगी इस ऑनलाइन स्पेस के अंदर? अगर आप वो सजेस्ट करना चाहें किसी डिजिटल मार्केटर को या ऐसी जो भी इस डिजिटल स्पेस में क्या कर रहा है। मैं बड़ा ईजी है, देखिए हर एरा के अंदर ना कहीं आपको लूप होल्स होते हैं जो आपको आप अलग कर देते हैं बाकी लोगों से, जो आपको चीज़ें करते हैं आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत होती है। स्पेशली पाकिस्तान के अंदर लोग लेट अडॉप्टर्स होते हैं। मैंने 3 साल पहले एक वीडियो बनाई थी, 3 नहीं ज़्यादा हुआ, 4-4.5 साल हुआ है, जिसकी वजह से मुझे पहली दफ़ा ना पब्लिक रीच मिलनी शुरू हुई। वो मैंने उस वक्त कहा था कि आप ओपन टारगेटिंग करें, आपको इंटरेस्ट डालने की ज़रूरत ही नहीं है। आप मैं बताऊँ लिटरली उस वीडियो के अंदर नीचे कमेंट देखे ना, लोग बोलेंगे तुम पागल हो, ये क्या बकवास बात कर रहे हो, ये क्या लॉजिकल डिस्कशन है, ठीक है। आज कुछ लोगों ने इम्प्लीमेंट की होगी, जाहिर सी बात है, तो उनको समझ में आया कि यार नहीं है बात तो ठीक है। अब जब जिन्होंने इम्प्लीमेंट कर ली, अब जब अपने वो रिजल्ट लगा रहे हैं, तो जो पागल बोलते थे आपको, जो दुनिया जाए क्या कहेगी वाला, जो पागल बोलते थे आपको, अब वो इम्प्लीमेंट करना शुरू हो गया। अब वो उनसे बड़े वो पागल, पहले वो भी पागल कौन हुआ, जो पागल, ठीक है। तो 4 साल के बाद मेरी 4 साल पुरानी वीडियो अप्लाई कर रहे हैं, तो तब भी पागल कौन हुआ, ठीक है। अब भाई 4 साल के बाद आपके कितनी चेंजेस आ गई हैं फेसबुक के ऊपर। अब की वीडियो तो अच्छा, अब वो 4 साल पुरानी वीडियो देख के मेरी अप्लाई करके अभी भी मुझे पागल बोलना कि देखो नहीं ऑर्डर कर सही है। तो इट डजेंट मैटर। तो अब 4 साल में चीज़ें चेंज हो गई। पहले ओपन टारगेटिंग थी, अब सब करने शुरू हो गए। अब आपका जो ह्यूमन एलिमेंट है ना, जो आपको अलग करता है, दैट्स मुझे मैं जो बता रहा हूँ, कस्टमर सेगमेंट जम को जो समझ लेगा, जो एनालिटिकल दिमाग का बंदा होगा ना, मार्केटर, कंपेटिटर एनालिसिस करना जानता हो, अपने कस्टमर्स को समझना जानता हो, सेगमेंट करना जानता हो कि अगर सेबेस्टियन के कस्टमर्स ये होंगे, ठीक है, नाइकी के कस्टमर्स ये होने, उन अजम्पशंस की बेसिस के ऊपर अपनी स्ट्रैटेजीज को प्लान करें और उसके डाटा के ऊपर डिसीजन लेके उसको ऑप्टिमाइज़ करना शुरू करें। और फेल होना कोई मतलब, अगर आपकी मार्केटिंग कैंपेन फेल हो रही है ना, डजेंट मैटर भाई, मेरे भी प्रोजेक्ट्स फेल होते हैं। मैं नहीं कह रहा कि आप मुझे आप लगा दो मुझे तो मैं आपको कंफर्म ग्रोथ दिखा दूँ, ऐसा नहीं है। तो लेकिन आप इन चीज़ों को सामने रखते हुए चीज़ें करते हैं। तो आज की सिचुएशन के अंदर कम्युनिकेशन एंड मैसेजिंग, जब आप फनल बनाएंगे ना, फनल वही पुराने तरीके से बनेगा, लेकिन फनल के जो पार्ट्स होंगे ना, हर पार्ट का डिफरेंट मैसेजिंग होगी और हर प्रोडक्ट की अलग डिफरेंट, हर कैटेगरी की अलग मैसेजिंग होगी, हर कैटेगरी अलग फनल बनेगा। आज के दौर में इट्स टू अंडरस्टैंड कस्टमर सेगमेंट जंप और ये क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन और मैसेजिंग जो सही तरीके से डिलीवर कर देगा, ये सीन है। टारगेटिंग फेसबुक कर देगा। मेरे पास एक ऐड आएगा, मैं रेलिवेंट होऊंगा उसके लिए, लेकिन अगर आप मुझे सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो अपना प्रोडक्ट, मैं नहीं खरीदूँगा। क्योंकि मुझे अगर कंपेटिटर आपको उसका प्रोडक्ट आपसे बकवास है क्वालिटी के अंदर सबके, लेकिन वो जब तक मेरे पास आएगी नहीं, मैं जज नहीं कर सकता क्योंकि मैं ऑनलाइन खरीद रहा हूँ। तो अगर उसका मैसेजिंग और सारी चीज़ें स्ट्रॉन्ग हुई, वहाँ चले जाए, वो कन्वर्ट वहाँ हो जाए, ये सीन।
और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं? ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।